हेलो फ्रेंड्स, मैं यतिन कबीरा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमने पाषाण काल को पढ़ा था। आज सिंधु घाटी सभ्यता की हम शुरुआत करेंगे। इसे कई पार्ट्स में पढ़ेंगे और अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी फैक्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। तो थोड़ी ये लंबी वीडियो बन सकती है और इसके 2-3 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। चलो शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में काफी अद्भुत और विशेष है। भारत में 1921 से पहले यह माना जाता था कि भारत की सबसे पहली सभ्यता वैदिक सभ्यता है, क्योंकि तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज से मात्र 100 साल पहले, क्योंकि अब 2021 ही चल रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर भी 1921 में ही खोजा गया था। तो वर्तमान ईयर से 100 साल पहले तक यह माना जाता था कि भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन जब 1921 में इस सभ्यता के कुछ शहरों को खोदा गया तो उसे पता चला कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नहीं, फिर विश्व में भी काफी पुरानी मानी गई। इस सभ्यता में क्या अद्भुत था उसको हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी बैकग्राउंड समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काम कैसे हुआ। 1826 में चार्ल्स मैसन ने कुछ कार्य खुदाई से संबंधित वहां कराया, कुछ काम करवाया सिंधु क्षेत्र में। तो उन्हें कुछ वहां पर ऐसे तत्व दिखाई दिए जिससे यह समझ आ रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जमीन के अंदर है। यानी कि एक तरीके से प्राथमिक रूप से एक साक्ष्य चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुए। उन्होंने इसको बताया अंग्रेज गवर्नर जनरल को, लेकिन कुछ खास ध्यान उस समय नहीं दिया गया। इसके बाद यह सभ्यता की खुदाई या फिर उस पर जो काम था वो ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत में आया गवर्नर जनरल बनकर, तो उसने भारत में रेलवे का काम शुरू करवाया। रेलवे के ट्रैक बिछवाने के लिए उन्होंने काम शुरू करवाया। 1848 से लेकर 1856 तक यह भारत में गवर्नर जनरल के रूप में रहा और इसने इसी के समय में भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली। 34 किलोमीटर की। इसी ने तेजी से काम शुरू करवाया। तो सिंधु क्षेत्र में भी यह रेल का काम या ट्रेन को बिछाने का, ट्रैक को बिछाने का काम शुरू हुआ। ट्रैक को बिछाने के दौरान जो जमीन के अंदर खुदाई हो रही थी तो वहां अद्भुत चीजें प्राप्त हो रही थी। ईंटें, अलग अलग तरीके के मृदभांड, अलग अलग तरीके के खिलौने या पुरातात्विक जो चीजें वो प्राप्त हो रही थी। तो खुदाई के दौरान जो मजदूर खुदाई कर रहे थे उन्होंने सोचा कि यह तो कोई भूतिया जगह है, अद्भुत है, तो वहाँ खुदाई का काम रोक दिया गया। और ये बात जब लॉर्ड डलहौजी को बताई गई तो लॉर्ड डलहौजी ने यह जानने के लिए कि क्या चीजें हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को वहां पर भेजा। अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्ववेत्ता थे। इनको वहां भेजा। जब इनको वहां भेजा तो इन्होंने वहां जानकारी दी कि यहां पर कुछ ना कुछ सभ्यता दफन है और इसकी खुदाई करना आवश्यक है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का उद्देश्य भारतीय सभ्यता को नीचे से निकालना नहीं था, बल्कि वह केवल अंग्रेजों के लाभ के लिए काम कर रहा था। तो उसने इस पर कोई खास ध्यान न देके अपना काम जारी रखा। लेकिन लॉर्ड डलहौजी 1856 में चला जाता है।
और इसके बाद भारत में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बन के आता है। लॉर्ड कैनिंग ने काम जारी रखा और कनिंघम भी इनके समय में काम करते रहे। कनिंघम का काम काफ़ी महत्वपूर्ण था। कनिंघम ने ही सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम सही से खुदाई करवाई थी और इसीलिए इनको भारत में द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व का पिता। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो चीजें प्राप्त हुई खुदाई में वो लॉर्ड कैनिंग को बताई। लॉर्ड कैनिंग भी कुछ उसी मानसिकता से कि उसका भी उद्देश्य भारत में कुछ काम करना खास नहीं था, केवल अंग्रेजों के लिए काम करना था, तो उसने जो भी खुदाई में कीमती वस्तुएं प्राप्त हुई वह कलकत्ता के एक म्यूजियम में वहां पर रखवा दी गई और कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कीमती चीज़ें थी वो ब्रिटेन में भिजवा दी गई। तो इस तरीके से कुछ ज़्यादा खास काम इन्होंने भी नहीं करवाया और ये चीज़ें भी वहाँ पर दफन रह गई। लेकिन इसका असल में काम जो रियल में था वो तब शुरू हुआ जब भारत में लॉर्ड कर्जन वायसराय बन के आया। 1999 में लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बन के आया और यह 1899 में और 1905 तक वायसराय रहा। लॉर्ड कर्जन चूंकि एक खुद भी पुरातत्ववेत्ता था, ये व्यक्ति भी खुद पुरातत्ववेत्ता था और इसका जमीन के अंदर मिलने वाली चीजें या पुरानी चीजों को या पुरानी सभ्यताओं को खोजने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। इसको पता था कनिंघम ने क्या कार्य किया है, उसकी जानकारी इसको पहले से थी। इसलिए इसने क्या किया, 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की इसने स्थापना की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI भी बोलते हैं हम इसे, जो आज भी विभिन्न प्रकार के जो स्थल होते हैं खुदाई के उनको ये करवाता है। ASI ही सारी चीज़ों को देखता है। पुरानी बिल्डिंग्स के तो रख रखाव का काम भी ASI ही करता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष जॉन मार्शल को बनाया गया। 1905 में जॉन मार्शल इसके प्रथम अध्यक्ष बने। जॉन मार्शल के प्रथम अध्यक्ष बने और जॉन मार्शल से बोला लॉर्ड कर्जन ने कि इस सभ्यता का पूरा दर्शन होना चाहिए, इस सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी निकालो, ये कैसी सभ्यता है, क्या है जमीन के अंदर, क्या दफन है। जॉन मार्शल ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए दो टीमें बनाई या दो ग्रुप बनाए। पहली टीम के जो हेड बनाए गए वह दयाराम साहनी को बनाया और जो दूसरी टीम थी खुदाई के लिए उसके हेड बनाए गए राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी को इस टीम का दूसरा हेड बनाया गया। दो टीम बनाई गई। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों ने अपनी अपनी टीमों के साथ खुदाई का काम शुरू कर दिया और ये खुदाई का जो कार्य था बहुत लंबे समय तक चला। यानी कि 1905 में प्रथम अध्यक्ष जॉन मार्शल ने जो खुदाई शुरू करवाई और ये कम से कम 16 वर्षों तक चलती रही।
इन्हें 16 वर्षों तक कोई खास विशेषता या कुछ खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में पहला शहर हड़प्पा खोज लिया। दयाराम साहनी ने पहला शहर हड़प्पा को खोज लिया और यही हड़प्पा जब इन्होंने खोजा तो सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल भी माना गया और इसी हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, क्योंकि जो चीज़ पहली बार मिली है उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। उसके एक साल बाद ही 1922 में दयाराम राखलदास बनर्जी को भी सफलता मिल गई और इन्होंने दूसरा शहर मोहनजोदड़ो खोज लिया। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो इन्होंने खोज लिया। इसका मतलब इनको लगातार सफलताएं मिलती रहीं और यह विश्वास हो गया कि हाँ, जिस उद्देश्य के लिए या जिस चीज़ के लिए हम खुदाई कर रहे थे वह यथार्थ में ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। इस सफलता से काफ़ी उत्साह बढ़ा और एक नई जो लहर थी इतिहास के में वह भारत में उजागर हुई कि वैदिक सभ्यता से पहले भी भारत में कोई सभ्यता है। इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी लेना भारतीय इतिहास के लोगों ने शुरू कर दिया। पहला शहर जब खोजा गया हड़प्पा और दूसरा शहर जब खोजा गया मोहनजोदड़ो, इन शहर को खोजने के बाद एक नहीं दो नहीं लगभग 1500 से अधिक शहरों को हड़प्पा सभ्यता के में खोजा गया। अलग अलग क्षेत्रों में इनको खोजा गया और खोजने के बाद यह पता चला कि यह सभ्यता काफ़ी विशाल आकार में है, यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। खोजने के बाद सर्वप्रथम इसके जो सबसे उत्तरी शहर जो हमें प्राप्त हुआ वह मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे प्राप्त हुआ। सबसे जो नीचे वाला शहर है, सबसे जो दक्षिणी शहर था, वो प्राप्त हुआ दायमाबाद प्राप्त हुआ और यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में, और यह गोदावरी नदी के तट पर था। गोदावरी नदी के तट पर था। इसके बाद जो हमें तीसरा शहर, सबसे जो पूर्वी शहर मिला, वो आलमगीरपुर प्राप्त हुआ। आलमगीरपुर तीसरा सबसे पश्चिमी और यह है यूपी के मेरठ में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है और हिंडन नदी के तट पर पड़ता था। ये गाजियाबाद से होकर बहती है हिंडन नदी, वहां प्राप्त होता था। इसका सबसे जो पश्चिमी शहर प्राप्त हुआ वो बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है वर्तमान में, बलूचिस्तान में सुत कांगेडोर और यह दास्क नदी के तट पर था। यह सभ्यता का कार्य, इसकी खुदाई का जो कार्य था वो अनवरत लगातार चलता रहा और आज भी जारी है। अभी भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होते हैं, अलग अलग जगह पर, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी में हो, अलग अलग जगह पर। अभी हाल ही में जो स्थल प्राप्त हुआ सनौली, यूपी में बागपत ज़िले में, वहाँ से इसके काफ़ी सारे जो साक्ष्य हैं प्राप्त हुए हैं। तो खुदाई का कार्य आज भी चल रहा है। इसमें ये सबसे पश्चिमी शहर खुदाई में मिला, ये सबसे पूर्वी शहर था, ये सबसे उत्तरी, और ये सबसे, इस सभ्यता को जब मिलाया गया
तो एक तरीके से यह सभ्यता त्रिभुज के आकार में दिखाई दी। अगर हम देखेंगे तो यह सभ्यता एक त्रिभुज के आकार में थी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इस सभ्यता का आकार क्या है? इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, क्योंकि सबसे पश्चिमी जो है वो बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी मांडा और दायमाबाद सबसे दक्षिणी। इस सभ्यता, इस क्षेत्र के अंदर ही सारे क्षेत्र पाए गए, चाहे वो यूपी के में हो, चाहे राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, ये सारे शहर इसी क्षेत्र के अंदर आए गए। इस सभ्यता की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई थी वो लगभग 1600 किलोमीटर थी, और इस सभ्यता की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई थी वो लगभग 1400 किलोमीटर थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता काफी बड़े आकार में, काफी विशाल आकार में फैली थी। जब इस त्रिभुजाकार क्षेत्रफल निकाला गया इस त्रिभुज का, तो इसका टोटल क्षेत्रफल इस सभ्यता का 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निकला। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इस पूरी सभ्यता का क्षेत्रफल पाया गया। और अगर अब यह वर्तमान में दो देशों में ये सारी सभ्यता फैली हुई है, भारत में और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान दो में यह सभ्यता फैली हुई है, दो देशों में। भारत में यूपी, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर मुख्यतः जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, और यूपी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और पाकिस्तान के तो लगभग पूरे पाकिस्तान में यह पाई जाती है, सिंधु के आसपास क्षेत्र और बलूचिस्तान में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से इस सभ्यता का आकार बहुत ही ज़्यादा विशाल माना गया। आगे हम इस चीज को समझेंगे कि इस सभ्यता के कई सारे नाम हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। इस सभ्यता का नामकरण देखते हैं। इस सभ्यता के कई सारे नाम हैं, जैसे इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है कि इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा इसका नाम है, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सभ्यता के तीन नाम हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। कई जानकार इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन वह इसकी विशेषताओं में है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा या इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, उसका विशेष कारण यह है कि यह सिंधु नदी के आसपास पाई जाने वाली सभ्यता थी। यह जो सभ्यता थी, सिंधु नदी जो भारत और पाकिस्तान में बह रही है, उसके आसपास के क्षेत्रों में यह सभ्यता थी, उसी के किनारे तटीय क्षेत्रों में सभ्यता थी। इसलिए इसे सिंधु घाटी या सिंधु की घाटी में जो सभ्यता प्राप्त हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। दूसरा नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हड़प्पा इसे इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहली बार जो शहर खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा रखा गया था।
इस सभ्यता की खुदाई में पहला शहर ही हड़प्पा प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तीसरा इसका नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन यानी कांसा। कांसा एक धातु होती है। कांसा एक धातु होती है जो तांबे में टिन को मिला के प्राप्त होती है। जो तांबे में टिन को मिलाकर प्राप्त होती है उसे कांसा बोला जाता है। चूंकि जब नवपाषाण काल चल रहा था, तो नवपाषाण काल में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, इसमें पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। तो नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने कुछ धातुओं का भी खोज कर लिया था। नवपाषाण काल के अंत में मनुष्य ने तांबे का खोज किया। तांबे की खोज ने एक धातु युग की शुरुआत कर दी। इससे मनुष्य के जीवन में धातु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होना शुरू हो गई, क्योंकि यह माना जाता है कि तांबा पहली धातु थी जिसे किसी आदमी द्वारा खोजा गया या व्यक्ति द्वारा खोजा गया, या मनुष्य की सभ्यता में धातु पहली बार तांबा ही आई। तो नवपाषाण काल के अंत में तांबा खोजे जाने के बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है, तो सिंधु वासियों ने तांबे में ही टिन मिला दिया और उससे बना कांसा। कांसा क्योंकि एक नई धातु बनाई जो मिश्र धातु थी, इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप समझ गए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है। दूसरे से हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह इसका जो पहला शहर था वो हड़प्पा था। तीसरा इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह कांसे का यहाँ पर प्रयोग होना शुरू हो गया था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं पहली इसमें, फिर हम आगे से समझते हैं। अब हम समझते हैं कि इस सभ्यता में जो हमें खुदाई में ये विशाल आकार में सभ्यता प्राप्त हुई, इसके विशेष जो हमें शहर प्राप्त होते हैं, उन शहरों की क्या विशेषता थी, किस आकार और रूप में वो हमें शहर प्राप्त हुए। यानी कि हम इस नगरीय जो विभाजन था इस सभ्यता का, उसको देखते हैं। जब इस सभ्यता या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों को खोजा गया, तो खोजने के बाद यह समझ आया कि यह सभ्यता तो काफी अलग और अद्भुत तरीके से थी। इसके प्रत्येक शहर में भी एक अलग अलग विशेषताएं थी। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोजा गया तो देखा गया कि पूरा का पूरा शहर दो भागों में विभाजित है। एक भाग है पश्चिमी भाग और दूसरा भाग है पूर्वीय भाग। ये जो पश्चिमी भाग था ये ऊंचाई पर था, यानी एक टीले पर था, और ये जो पूरा का पूरा भाग था ये दुर्गीकृत था, यानी फोर्ट, यानी कि चारों ओर एक फोर्ट टाइप में बना हुआ था। ये पूरा शहर एक किले में तब्दील हो चुका था, इसके अंदर सब कुछ था। जबकि जो नीचे वाला शहर था ये दुर्गीकृत नहीं था। यहां पे अलग अलग घर, मकान, सारी चीजें, पूरी का पूरा एक नगर टाइप में था। इस दुर्ग, ये जो प्राप्त हुआ है ये दुर्ग, यह हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। जबकि
धौलावीरा में 2 भाग की जगह एक मध्य भाग भी था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शहर के 2 भाग थे, एक पश्चिमी भाग जो ऊंचाई पर टीले पर था, एक पूर्वी भाग था जो नीचे स्थान पर था। जबकि धौलावीरा में 2 भाग थे, पहला ऊंचा भाग, दूसरा मध्य भाग था और तीसरा नीचे वाला भाग था। चंदूड़ो एक और शहर है, यहां पर कोई भी दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है या कोई भी फोर्ट टाइप में प्राप्त नहीं हुआ है, केवल एक शहर ही प्राप्त हुआ है। अब हम इन फैक्ट को आप लिख सकते हैं। धौलावीरा में 3 भागों में शहर पाया गया है, चंदूड़ो में कोई भी दुर्ग या फोर्ट नहीं पाया गया है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में 2 भागों में पूरा शहर पाया गया है। ये जो पूर्वी भाग था ये नीचे के स्थान पर था, नीचाई पर था, जबकि यह वाला भाग पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था। ऐसा माना जाता है कि यहां पर पुरोहित वर्ग रहता था या उच्च वर्ग रहता था, या हो सकता है यहां पर शासक वर्ग रहता था। जबकि जो नीचे वाला भाग था यहां पर व्यापारी, मजदूर, किसान जो खेती कर रहा था या कर्मचारी, अलग अलग तरीके के लोग यहां पर रहते थे। ये उच्च वर्ग, यहां निम्न वर्ग, ये ऊंचे टीले पर था, ये नीचे स्थान पर था। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता में जो ऊंचाई वाला क्षेत्र था वहां पर क्या विशेषता थी और नीचे वाले क्षेत्र में वहां क्या विशेषता थी। ये जो नीचे वाला क्षेत्र था ये पूरा एक शहर था। इसकी विशेषता ये थी कि ये पूरा का पूरा जो शहर था, यहाँ की जो शहरों की गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कुछ इस तरीके से गलियां बनी हुई थी कि एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। दूसरी बात, समकोण पर काटती हुई गलियां थी। प्रत्येक जो घर था उसमें नालियां थी और पानी जो बहता था इन गलियों इनसे घरों से निकलने वाला जो पानी था वो एक विशेष नालियों के थ्रू एक मोरी में जाता था। दरवाजे जो थे इनके पीछे की तरफ खुलते थे, गली में दरवाजे नहीं खुलते थे इनके। तीसरा इसकी विशेषता थी ग्रिड पद्धति पर आधारित था। पूरा का पूरा शहर एक शतरंज की बिसात पर था, जैसे शतरंज को बनाया जाता है इस तरीके एक चतुर्भुज में या वर्ग के आकार में यह पूरा का पूरा शहर था, जिसे ग्रिड पद्धति कहा गया, शतरंज की तरह। और इस शतरंज की आकृति के अंदर ही जो गलियां या मकान बने हुए हैं वो इस तरीके से हैं कि एक दूसरे को समकोण पर गलियां काट रही थी और सारी व्यवस्था बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित ढंग से दिखाई देती है। यह पूरा का पूरा शहर ही अपने आप में अद्भुत दिखाई देता है। इसकी एक विशेषता और थी, जैसे मोहनजोदड़ो में देखते हैं हम, मोहनजोदड़ो के अंदर क्या देखते हैं कि इसके प्रत्येक घर में, इस नीचे वाले शहर के प्रत्येक घर में स्नान गृह थे, स्नान गृह हुआ करते थे। कई जगह पर प्रत्येक घर में कुएं हुआ करते थे पानी के लिए, जिससे लोग नहाया करते थे और पानी पीने का कार्य भी करते रहे होंगे। इस सभ्यता में जो घर बने थे
वो ईंटों के बने थे, पक्की ईंटों के। इस सभ्यता के मुख्य घर पक्की ईंटों के बने थे और ज्यादातर नगरीकृत थे। इसलिए इसे पूरा का पूरा नगरीकरण दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम नगरीकृत सभ्यता भी बोलते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण विशेषता थी इस समय की। आप इस चीज को समझ गए होंगे कि शहर का विभाजन किस तरीके से किया गया होगा। दूसरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो ऊपरी शहर है जहां पुरोहित वर्ग रहता है, वहां पर कई विशाल अन्नानागार मिले हैं। कई विशाल अन्नानागार प्राप्त हुए हैं और स्नान गृह प्राप्त हुए हैं, जिसे हम स्नानागार कहते हैं। इस विशाल स्नानागार को जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, इसे स्टुअर्ट पिगट ने या कई सारे इतिहासकारों ने अद्भुत बताया है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा स्नानागार है जो उस समय की अद्भुत विशेषताओं में से एक था। तो आज हमने इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखा है। यह सभ्यता का विभाजन कैसे पाया गया, कहाँ कहाँ पाया गया, इस शहर में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, उच्च वर्ग में या ऊंचाई पर टीला उपस्थित था वहाँ क्या मिला है और नीचाई पर क्या था। इस सभ्यता का विस्तार देखा और इस सभ्यता का इतिहास देखा। आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस सभ्यता में कृषि कार्य कैसे होते थे, पशुपालन कैसा होता था, या फिर व्यापार किस टाइप का था, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इस समय में लोग अपने पूजा पद्धति को कैसे करते थे, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यह जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कई सारी वीडियोज़ में होगा, जैसा मैं बता चुका हूँ। आज हम इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन याद रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनसे भी कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पास जो वीडियो है समय से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।